हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी चल रही थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की। क्वेश्चन नंबर 12 तक आई थिंक हमने कर दिया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 आज हमें शुरुआत करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 से, रेमो लिमिटेड held on 1st of April 21 1009% government securities at rupees 90,000, face value of securities rupees 100 each। तो ठीक है भाई, 90,000 रुपए की वैल्यू पे 1,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसके पास हैं। 3 मंथ इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द अबव डेट। ओ माय गॉड, इसका मतलब लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? दिसंबर में। ऑन 1st of May the company purchased the same government security on the face value of 80,000 at 95 come interest। On 1st of June 60,000 face value of security was sold at 94 come interest। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पेड ईच ईयर 30 जून एंड 31 दिसंबर। उसने वैसे तो बता दिया, बट आप पहली लाइन से भी कैलकुलेट कर सकते थे कि अगर 3 महीने का अक्रू हो रखा है तो लास्ट इंटरेस्ट दिसंबर में मिला होगा। एंड वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन द सेम डे। 30 सितंबर को 40,000 फेस वैल्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटी फिर बेच दी गई 97 कम इंटरेस्ट। 1 दिसंबर को कंपनी ने परचेज करी सेम सिक्योरिटी 10,000 पार एट पार एक्स इंटरेस्ट। ऑन 1st of March कंपनी ने बेच दी 10,000 फेस वैल्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटी 95 एक्स इंटरेस्ट। आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट बनाना है फीफो मेथड लगाते हुए। 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मेक फोटो। 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2022। यहाँ पर ओपनिंग कितनी थी? 90,000, ओ सॉरी 1,000 एट रुपीज 90,000। 1,000 सिक्योरिटीज थी जिसकी वैल्यू कितनी थी? 90,000। 100 रुपए की एक है। और पहले इंटरेस्ट की डेट बताओ, जून और दिसंबर। तो एक इंटरेस्ट तो मिलेगा आपको 30th जून को, और एक इंटरेस्ट मिलेगा आपको 31st ऑफ दिसंबर को। तो ये दो इंटरेस्ट की डेट है आपके पास। अब शुरू करो। 1st of May को कंपनी ने परचेज करी सेम गवर्नमेंट सिक्योरिटी फेस वैल्यू 80,000, 95 कम इंटरेस्ट 1st of May को। तो 1 मई को परचेज करी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी फेस वैल्यू 80,000, यानी कि 800 सिक्योरिटी हो गई। 95 कम इंटरेस्ट 80,000 एट 95 कम इंटरेस्ट। 1st of June को 60,000 फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड। यहां पर 1 जून को 60,000 फेस वैल्यू की बेच दी गई 94 कम इंटरेस्ट। फिर उसके बाद इंटरेस्ट का हमने डाल दिया। 30 सितंबर को 40,000 सोल्ड कर दी गई 97 कम इंटरेस्ट। 30 सितंबर कितनी बेचती हैं? 40,000 एट 97 कम इंटरेस्ट। ये बेच दी 47। ये भी बेची है ना जून में? हाँ, ये भी बेची है 97 कम इंटरेस्ट। फिर उसके बाद 1 दिसंबर को परचेज करी 10,000 एट पार। यहां पर 1 दिसंबर को 10,000 परचेज करी एट 100 एक्स इंटरेस्ट। 1 मार्च को कंपनी ने बेची 10,000 फेस वैल्यू एट 95 एक्स इंटरेस्ट। 1 मार्च को बेची 10,000 एट 95 एक्स इंटरेस्ट। 95 एक्स इंटरेस्ट। चलो जी, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 9%।
नंबर्स या फिर फेस वैल्यू, इंटरेस्ट अमाउंट, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस 1/4 को, टू बैलेंस पीडी 1000 इंटू 100। भाई मैं तो कैलकुलेटर से ही करूंगा, अपन रिस्क नहीं ले रहे। 1 लाख कितने की थी? 90,000 की। 1/4 का ओपनिंग, अक्रूड इंटरेस्ट निकालो। 1 लाख का 9%, 3/12, 2250, 2250। उसके बाद 1 मई को टू बैंक 80,000 की फेस वैल्यू खरीदी, 95 कम इंटरेस्ट। 1 मई को परचेज कम इंटरेस्ट 80,000, 100 रुपए की एक सिक्योरिटी है, 95 पे खरीदी। 80,000 इंटू 95%, 76,000 माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 80,000 का 9%, कितने बटे 12। भाई लास्ट मिला होगा कब? लास्ट मिला होगा 31 दिसंबर को पिछले साल। तो 31 दिसंबर से 1 मई गिनो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने। एटी थाउजेंड का 9% इंटू 4/12, 2400। 76,000 माइनस 2400, 73,600। ये आ गया कम इंटरेस्ट। ब्रोकरेज की तो कोई बात नहीं बोली ना उसने? नहीं, ब्रोकरेज की कोई बात नहीं बोली भाई उसने। 73,600 और इंटरेस्ट आ जाएगा 2400। फिर कहानी आगे बढ़ी और 1 जून आ गया और 1 जून को सिक्योरिटीज बेच दी। बाय बैंक, फीफो मेथड लगाना है। कितने की सिक्योरिटीज बेच दी? 60,000 की सिक्योरिटीज बेच दी 1 जून को। 1 जून को सेल प्राइस क्या आएगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, सॉरी कितने प्राइस पे बेची है? 94। ये कम इंटरेस्ट प्राइस है, तो 60,000 इंटू 94%, 56,400। इंटरेस्ट 60,000 का 9%, बताओ कब से कब तक? दिसंबर से 1 जून तक। तो भाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीने। 5/12, 60,000 का 9% इंटू 5/12, 2250। 60,000 इंटू 9% इंटू 5/12, 2250 माइनस 56,400। तो 54,150, 54,150 और 2250। ये आ गया 1 जून को। फिर चलते चलते क्या हुआ? चलते चलते सर 30 जून आ गया, तो बाय बैंक इंटरेस्ट बुक कर लो। कितनी सिक्योरिटीज हैं अभी आपके पास? सर 1 लाख प्लस 80 माइनस 60। आओ जरा, 30 जून का इंटरेस्ट 1 लाख प्लस 80,000 माइनस 60,000 इंटू 9% इंटू 6/12। तो 1 लाख प्लस 80 माइनस 60
इसका 9% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 5400, 5400। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़े तो 30 सितंबर आ गई। 30 सितंबर को फिर से बेच दी। अच्छा, अरे भाई पिछली बार वाली की गेन लॉस नहीं बुक करवाई यार आप लोगों ने। आप लोग क्या करते हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। 1 जून को गेन और लॉस 54,150 माइनस, मुझे बताओ 60,000 की फेस वैल्यू फीफो मेथड लगाना है, तो सारा का सारा इसी लॉट से बिक गया होगा, राइट। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 60,000, तो ये आता है 54,150। 90,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 60,000, 54,000। तो 54,000 रुपए की चीज 54,150 में बेच दी, तो कितने का फायदा हो गया? 150 रुपए का गेन हो गया जी। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 150। ठीक है, चलो 30 सितंबर को बेची 40,000। 40,000 30 सितंबर को बेची, और कम इंटरेस्ट से बेची है, हाँ 97 कम इंटरेस्ट। सेल प्राइस कम इंटरेस्ट कितना है? 40,000 डिवाइडेड बाय 100 सिक्योरिटीज इंटू 97। 100 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उतने की फेस वैल्यू है, तो 100 रुपए से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ सिक्योरिटी आ जाएंगे, फिर 97 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 47 डिवाइड बाय 100 इंटू 97, 38,800, ये आएगा सेल प्राइस कम इंटरेस्ट। इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट, बताओ जरा इंटरेस्ट कितना है? सर इंटरेस्ट है 40,000 40,000 पे 9%, और कब है? सितंबर, तो जून से सितंबर 40,000 9%, जुलाई अगस्त सितंबर 3/12, तो 40,000 इंटू 9% इंटू 3/12 इज इक्वल टू 900। 38,800 माइनस 900, 37,900, 37,900, और ये हो गया 800। 30 सितंबर, सितंबर से और आगे बढ़े 1 दिसंबर, दस हजार की फेस वैल्यू, ये सब फेस वैल्यू चल रहा है ना। हाँ 40,000 फेस वैल्यू, 10,000 फेस वैल्यू एट पार, तो 10,000 इंटू 100 बाई, मैं तो मल्टीप्लाई करूंगा, 10,000 इंटू 100, 10 लाख। इंटरेस्ट निकालो, 10,000 9%, 10,000 इंटू 9%, जून से लेके 1 दिसंबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, 5 महीने। तो 10,000 इंटू, अच्छा हाँ 10,000 डिवाइड, यहाँ 10 लाख नहीं आएगा, मैंने गलत कैलकुलेशन कर दी, कैलकुलेटर से भी गलत, 10,000 ही आएगा। 10,000 इंटू 9% इंटू, हाँ जून था ना, जो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इंटू 5/12, 375। फिर 31 दिसंबर को ब्याज लेने का समय आ गया है दोस्तों, बाय बैंक। इससे लेके यहां तक 6 महीने का ब्याज कितने पे? 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 10,000 माइनस 60,000 माइनस 40,000, 90,000 का 9% डिवाइडेड बाय इंटू 6/12,
4050 दिसंबर के बाद 1 मार्च को फिर से बेच दी। वाई बैंक 10,000, वाई बैंक 10,000 फिर से बेच दी 95x इंटरेस्ट। तो अब मैं सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दूं, अब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 95% 9500 ब्रोकरेज है नहीं, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट अब कब से कब तक निकलेगा, यहां से यहां तक निकलेगा। तो जनवरी फरवरी 2 महीने का, तो 10,000 का 9% इंटू 2/12 150। अब इस पे गेन लॉस निकालना पड़ेगा 1 मार्च पे। गेन लॉस 1 मार्च पे हमने टोटल कितने गेन लॉस निकाले हैं? अरे यार ये 40,000 पे फिर रह गया, क्या कर रहे हैं आज। इस पे भी निकालना पड़ेगा ना पहले 30 सितंबर पे। तो 37,900 की बेची माइनस, अब ये 40,000 भी इसी लॉट से निकलेगा। 90,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 40,000 इंटू 40,000। 37,900 की बेची माइनस कॉस्ट कितनी है 90,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 40,000, 36,000 की माइनस 37,900। तो 1,900 रुपए का प्रॉफिट आ गया था इस ट्रांजेक्शन पे। इस ट्रांजेक्शन पे 1,900 रुपए का प्रॉफिट था, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं पहले लिखना भूल गया था जी। टू पी एंड एल गेन, टू पी एंड एल गेन। फिर अब ये जो 1 मार्च वाली है इस पे भी निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। 1 मार्च को गेन और लॉस कितने की बेची है सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज बेची है 9,500 की। माइनस इसमें से क्या कर दो, माइनस इसमें से कर दो मेरे दोस्त कॉस्ट। अब भाई 1 लाख वाली आप पूरी भूग चुके हो, 1 लाख में से 60 ये निकल गया, 40 ये निकल गया। अब ये जो 10,000 बिकी है ये इस लॉट से बिकी है, तो 73,600 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 10,000, 9,500 माइनस 73,600 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 10,000, 9,200। तो 300 रुपए का क्या आ गया प्रॉफिट। टू पी एंड एल गेन, मैं डेट भी डाल दूं, ये है, अलग पेन से डाल देते हैं, ये है 30 सितंबर का गेन, ये है 1 जून का गेन, और ये है 1 मार्च का गेन, और ये मार्च है। ठीक, चलो जी। बस 1 मार्च के बाद तो कहानी खत्म है। हाँ जी, उसके बाद कहानी खत्म है सर जी। 31 मार्च बाय बैलेंस सी डी 190 माइनस 60,000 माइनस 50,000 80,000। 31 मार्च का अक्रूड इंटरेस्ट निकालो। तो 80,000 का 9%। बताओ जी लास्ट ब्याज कब मिला था सर जी, लास्ट ब्याज मिला दिसंबर, तो दिसंबर से मार्च हो गए 3 महीने। 80,000 का 9% इंटू 3/12 1800। 90,000 प्लस 73,600 प्लस 150 प्लस एक 10,000 1,900 300 माइनस 54,150 माइनस 37,900 माइनस 9,500 74,400।
1800 प्लस 150 प्लस 4050 प्लस 800 प्लस 5400 2250 माइनस 2250 माइनस 2400 माइनस 375 94252 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 9525 क्यों आ रहा है? हमने किसी एक में गलती कर दी क्या? 1800, 150, 4050, 900, 5400, 2250। यहाँ पे 100 रुपये का फर्क क्यों आ रहा है भाई? क्या कर दिया? अच्छा, ये इंटरेस्ट 900 ही तो है, 30 सितंबर वाला 800 गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 100 बढ़ जाएंगे तो 9525 हो जाएगा, 9525। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर ब्राउन हैज मेड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 to 1 मई को परचेज करा उन्होंने 24,000 12% बॉन्ड 100 रुपीज के फेस वैल्यू वाले 84 कम इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। फिर उन्होंने परचेज करा 1.5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इन अल्फा लिमिटेड फॉर 25 ईच थ्रू अ ब्रोकर, जिसने ब्रोकरेज चार्ज करी 2% की। फिर उन्होंने परचेज करा 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इन बीटा लिमिटेड फॉर 44 ईच थ्रू अ ब्रोकर, जिसने 2% की कमीशन चार्ज करी। तो दो कंपनियों में शेयर खरीदे और बॉन्ड खरीदे। अल्फा लिमिटेड मेड अ बोनस इशू फॉर 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड, और बेच देती है 80,000 शेयर इन अल्फा लिमिटेड फॉर 22 ईच। ये उन्होंने बेच दिए। 15% इंटरिम डिविडेंड लिया इक्विटी शेयर्स पे। 15 जनवरी को बीटा लिमिटेड ने राइट इशू निकाला 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4, ₹5 के हिसाब से, और उन्होंने 40% अपनी इंटाइटलमेंट बेच दी एट ₹2.25 पर शेयर। फिर बेच दिया 15,000 12% बॉन्ड 90x इंटरेस्ट पे, और 18% डिविडेंड बीटा लिमिटेड से लिया। आपको 31 मार्च को बुक्स क्लोज करते हैं, आपको मिस्टर ब्राउन के बुक्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। पहले बनाओ फोटो। पहले बॉन्ड की बात कर लेते हैं। 31 मार्च। तो बॉन्ड की कहानी क्या है? पहले इंटरेस्ट डेट बताओ जी। 30 सितंबर और 31 मार्च। एक डेट ये है, एक डेट फिर ये हो गई, और 30 सितंबर भी इंटरेस्ट डेट ही है। फिर वो कहता है 24,000 12% बॉन्ड 84 कम इंटरेस्ट पे कब परचेज करे? 1 मई को। एट 84 कम इंटरेस्ट। ठीक है। फिर इक्विटी शेयर ब्रोकर, फिर बॉन्ड की बात आई कहाँ? सीधा 15,000 बॉन्ड बेच दिए 12% एक्स 90x इंटरेस्ट पे 1 मार्च को। अरे यार, फिर यहाँ पे आई 1 मार्च को 12% बॉन्ड जो थे उसमें से 15,000 बॉन्ड बेच दिए एट किस प्राइस पे बेच दिए? 90x इंटरेस्ट, एट 90x इंटरेस्ट बेच दिए, और इस पे कोई कमीशन वगैरह भी नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड। फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट। फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट।
फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट। तो ओपनिंग तो कुछ था नहीं, 1 मई को परचेस करा टू बैंक, कितना 24,000, यानी कि 24 लाख हो गया फेस वैल्यू। कितना अमाउंट पे करा 84 कम इंटरेस्ट। तो 1 मई को जो परचेस करा 24,000 इंटू 84, क्या वैल्यू निकल करके आई 24,000 इंटू 84, 20,16,000। इंटरेस्ट 24,000 इंटू कितना परसेंट है 12%। कितने महीने का, लास्ट इंटरेस्ट डेट थी मार्च की ही, और 1 मई तो एक ही महीना हुआ, 1/12 तो हो गया 24,000। 20,16,000 माइनस 24,000, 19 लाख, 92,000, 19 लाख 92,000, और यहाँ आएगा 24,000। फिर उसके बाद 30 सितंबर को इंटरेस्ट रिसीव करा बाय बैंक, कितना 12% 6 महीने के लिए। 30 सितंबर को 24 लाख, 12% 6/12, 1,44,000, 1,44,000। 1 मार्च को फिर बेच दिए बॉन्ड बाय बैंक, कितने के 15,000 के, एट 90x इंटरेस्ट। 15,000 इंटू 90, 13,50,000। अब ब्याज भी दिया होगा सितंबर से मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने का। तो ये कैसे निकलेगा, मैं यही निकाल दूं क्या, 15,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 5/12, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हाँ जी। तो 15,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 5/12 होता है 75,000। इस पे गेन लॉस भी निकलेगा। 1 मार्च को गेन लॉस बताओ, 13,50,000 का बेचा, खरीदा कितने का था 19,92,000 डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू, अच्छा 15,000 के तो नंबर ऑफ बॉन्ड थे ना, ओहो हाँ ठीक है, 15,000 इंटू 100, 15 लाख इंटू 15 लाख, 19,92,000 डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 15 लाख, तो ये आता है 12,45,000, 13,50,000 माइनस 12,45,000, 13,50,000 माइनस 12,45,000, 1,05,000 का क्या हो गया गेन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1,05,000। 31 मार्च को बाय बैलेंस सी डी 9 लाख, तो ये बच गया। अक्रूड इंटरेस्ट बताओ कितना होगा, 30 सितंबर से लेके 31 मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो 9 लाख का 12% डिवाइड बाय 2, 54,000। 19,92,000 प्लस 1,05,000 माइनस 13,50,000, 7,47,000, 7,47,000। बस जी, और कुछ हुआ ही नहीं पूरे सवाल के अंदर, कमाल हो गया। 84, 54 प्लस 75 प्लस 1,44,000 माइनस 24,000, 2,49,000,
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,49,000, तो 747 249, 747 249 आपका एक पार्ट हो भी गया। आ जाओ जी, अब फोटो बनाओ अल्फा लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट की, 1 अप्रैल और 31 मार्च, 1 अप्रैल और 31 मार्च। तो अल्फा लिमिटेड की बातें कर लेते हैं। ये तो है बॉन्ड वाला पार्ट, ये आपने कर लिया। परचेज करता है वो 15 जून को 1.5 लाख इक्विटी शेयर 25 रुपए के हिसाब से। ठीक है जी, थ्रू अ ब्रोकर, जो ब्रोकरेज चार्ज करता है 2% की। फिर वो परचेज करता है 60,000 इक्विटी शेयर बीटा के, ये बाद में देखेंगे। अल्फा लिमिटेड बोनस देता है 14 अक्टूबर को। टू शेयर फॉर एवरी 3। फिर उसके बाद अल्फा लिमिटेड के शेयर बेच दिए 31 अक्टूबर को। कितने शेयर बेचे? 80,000। 80,000 शेयर्स बेच दिए, कितने रुपए वाले? 22 रुपए। फिर 15% डिविडेंड रिसीव करा 1 जनवरी को। ठीक है, ये तो राइट इशू। फिर उसके बाद बीटा लिमिटेड खत्म, इतना ही है जी। इन्वेस्टमेंट इन अल्फा। नंबर्स, अमाउंट, डिविडेंड, नंबर्स, डिविडेंड, अमाउंट। टू बैंक परचेज करे 1.5 लाख शेयर 25 रुपए के हिसाब से, और 2% की कमीशन भी दी। 1.5 लाख शेयर इंटू 25 प्लस 2%, 38,25,000। और डिविडेंड कोई आएगा नहीं, क्योंकि देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रूव डिविडेंड। 14 अक्टूबर को टू बोनस 1.5 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 1 लाख का। 31 अक्टूबर को बाय बैंक 80,000 इंटू 22, 17,60,000। डिविडेंड का कोई चक्कर ही नहीं, लेकिन गेन लॉस तो निकालना पड़ेगा ना दोस्त। तो आओ जी, 31 अक्टूबर का गेन लॉस 38,25,000 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख इंटू 80,000। और बेचा कितने का है आप? आपने बेचा कितने का है? 17,60,000 का। तो 38,25,000 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख इंटू 80,000, 12,24,000। 17,60,000 माइनस 12,24,000, तो 17,60,000 माइनस 12,24, 5,36,000 रुपए का गेन आ गया। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
5,36,000। बस। और अच्छा, एक इंटरिम डिविडेंड का भी तो घटना घटित हुई थी जनवरी के अंदर। बाय बैंक। बताओ जी। 1.5 लाख, अच्छा ये यही निकाल दूं। 1.5 लाख प्लस 1 लाख माइनस 80,000, इसका कितना परसेंट? इंटू 10, इसका 15% डिविडेंड मिलेगा। तो 1.5 लाख प्लस 1 लाख माइनस 80,000 इंटू 10, इसका 15% होता है 2,55,000। 31 मार्च को बाय बैलेंस सी डी 1.5 प्लस 1 माइनस 80, 170, और कॉस्ट आएगी 38,25,000 प्लस 5,36,000 माइनस 17,60,000। 38,25,000 प्लस 5,36,000 माइनस 17,60,000, 26,01,000। और 2 P&L 2,55,000। 2 P&L 2,55,000, 26,01,000। अब बनाना है क्या? इन्वेस्टमेंट इन बीटा लिमिटेड। 1 अप्रैल, 31 मार्च। चलो जी, ये हो गया। अब परचेज करें 10 जुलाई को 60,000 शेयर 44 के हिसाब से बीटा लिमिटेड के। और उसने भी 2% की कमीशन ली है। फिर ये बोनस वाला पॉइंट है। फिर ये भी अल्फा का पॉइंट है। फिर ये 15%। और बीटा लिमिटेड ने राइट इशू निकाला है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को राइट इशू निकाला। कितना? 1/4 1:4। कितने शेयर बनते हैं? 15,000 शेयर मिलेंगे उस हिसाब से। तो 15,000 का, और ये 5 रुपए के हिसाब से थी। 15,000 का उसने एक्सरसाइज कर ले 40%, 40% और 60%। 15 चौके 60, 6,000 और 9,000। 9,000 उसने बेच दिए कितने के हिसाब से? 2.25। और ये उसने खरीद लिए 5 रुपए के हिसाब से, तो 30,000। ठीक। होल्ड कर दिए बॉन्ड। इंटरिम डिविडेंड मिला 15 मार्च को एट 18%। इन्वेस्टमेंट इन बीटा लिमिटेड। नंबर्स, अमाउंट और डिविडेंड। नंबर्स, अमाउंट और डिविडेंड। नंबर्स, अमाउंट और डिविडेंड। चलो जी, 10 जुलाई को टू बैंक 60,000 एट 44 प्लस 2%, 26,92,800। फिर उसके बाद 1 जनवरी को राइट इशू
टू बैंक 6,000 शेयर 30,000 के हिसाब से। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा P&L के अंदर। फिर उसके बाद मार्च में इंटरिम डिविडेंड बाय बैंक 66,000 इंटू 10 इंटू 18%। 66,000 इंटू 10 इंटू 18% होता है 1,18,800। 31 मार्च को बाय बैलेंस CD 66,000 26,92,92 बानवे 800 प्लस 30,000 27,22,800 और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,18,800। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,18,800। चलो जी, कंटन है 27,22,800 27,22,800। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आओ जरा क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर बी। ऑन 1 अप्रैल तो 2018। अच्छा, पार्ट नंबर बी करना है ना? ये तो देखो, ये आप कर लोगे, ये आप होमवर्क में लिख लो। मिस्टर एक्स एक्वायर करते हैं 200 शेयर ऑफ अ कंपनी ऑन कम राइट बेसिस फॉर 60,000। तो भाई साहब पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। He subsequently receive an offer for right to acquire fresh share in the company in the proportion of 1:1 and 1:5. He does not subscribe but sell all the right for 15,000। लो, दूसरी भी पूरी हो गई। The market value of the share after their becoming X right has also gone down to 5,000। लो, तीसरी भी पूरी हो गई। तीनों कंडीशन पूरी हो गई। ध्यान से देखो, तीनों कंडीशन। भाई साहब पहले कम राइट परचेज करा, फिर उसके बाद राइट बेच भी दिया, और राइट के बाद शेयर भी गिर गए। तो राइट से जो पैसा आएगा बेच के, वो कहां जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो जरा मुझे एक बात बताओ, राइट से पहले था दाम 60,000, राइट के बाद हो गया दाम 50,000, तो राइट का इंपैक्ट कितना है? राइट का इंपैक्ट है 10,000। तो ये 10,000 कहां जाएगा? ये जाएगा, सॉरी, ये जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। आपको राइट बेच के कितना मिले हैं? 15,000। तो 15 में से 10 इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, और 5 कहां चला जाएगा? 5 चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम ये कहेंगे कि भाई 15 में से ये जो 10 हैं, ये आपने इन्वेस्टमेंट से जो पहले पैसे दिए थे वो रिकवर कराए हैं, और 5 जो एक्सेस मिला है वो कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, क्वेश्चन नंबर 19। I'll just have a glass of water. आप जब तक क्वेश्चन पढ़ो। A private limited follow calendar year for accounting purposes। कंपनी परचेज करता है 5,013% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच ऑफ पी लिमिटेड ऑन 1 मई 2018 एट 105 कम इंटरेस्ट बेसिस। ठीक है, तो आपने परचेज करे थे डिबेंचर्स 1 मई 2018 को 105 के। द इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर इज 31 मार्च एंड 30 सितंबर। अगस्त 2018 में कंपनी अगेन परचेज करती है 2500 ऑफ सच डिबेंचर 102 कम इंटरेस्ट बेसिस। अक्टूबर 2018 में कंपनी बेच देती है 2000 डिबेंचर 103 ईच। 31 दिसंबर 2018 में कंपनी रिसीव करती है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इन पी लिमिटेड ऑन कन्वर्जन ऑफ 20% ऑफ इस होल्डिंग। इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ ऑन कन्वर्टेड डिबेंचर ऑल्सो रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर। द मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर इन इक्विटी शेयर वाज 106.9। प्रिपेयर डिबेंचर इन अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर अकाउंट। तो ये आपका कन्वर्टेबल वाला पॉइंट आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19।
कैलेंडर ईयर आप फॉलो कर रहे हो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। कंपनी परचेज करती है 1 मई को, 1 मई को उसने परचेज करे 5,000, 13.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर 105 कम इंटरेस्ट पे। कितने पे? 105 कम इंटरेस्ट पे परचेज करे। इंटरेस्ट जो है कब कब मिलता है? 31 मार्च और 30 सितंबर को मिलता है। इंटरेस्ट मिलता है जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च को मिलता है और 30 सितंबर, और 30 सितंबर को मिलता है। और 1 अगस्त 2018 कंपनी दोबारा परचेज करती है 2500 102 के हिसाब से। 1 अगस्त को कितने परचेज करती है? 2500 सच डिवेंचर, 102 कम इंटरेस्ट। ऑन 1 अक्टूबर 2018 कंपनी बेच देती है 2000 डिवेंचर 103। यहाँ पर 1 अक्टूबर को बेच दिए कितने डिवेंचर? 2103। ऑन 31 दिसंबर 2018 कंपनी ने रिसीव कर लिए 10,000 शेयर। यहाँ पर 31 दिसंबर को 10,000 शेयर रिसीव करे, किसके बदले में? 20% ऑफ द होल्डिंग। और मार्केट प्राइस यहाँ पे दे रखा है 106 एंड 9। 106 एंड 9 आपको मार्केट प्राइस दे रखा है। आओ जरा, इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टेबल डिबेंचर। फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट। अच्छा, 2 कॉलम बनाए यार, शिट। फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट। चलो जी, तो 1 मई को आपने परचेज करे, 1 मई को टू बैंक। कितने? 5,000। एक डिबेंचर 100 रुपये वाला है ना? हाँ, तो 5 लाख रुपीज। भाई मैं तो कैलकुलेटर से करके देख रहा हूँ, मेरे आजकल वक्त खराब चलते हैं। 5 लाख रुपए इंटरेस्ट 13.5% के हिसाब से। तो आपको 1 मई का इंटरेस्ट निकालना है। पहले तो कम कम इंटरेस्ट प्राइस क्या है? 5,000 इंटू 105 रुपीज। 5,25,000 माइनस इंटरेस्ट 5,000 इंटू 13.5%। बताओ कब से कब तक ब्याज मिलेगा? मार्च से मई, तो अप्रैल, एक ही महीना हुआ। 1/12, 5,000 इंटू 13.5% इंटू 1/12, 56 पॉइंट, ओहो, इंटू 100 भी तो करना पड़ेगा। इंटू 100 तो 5,625। तो 5,25,000 माइनस 5,625
519375 हो गया एक्स इंटरेस्ट। क्या कोई ब्रोकरेज वगैरह भी है? नहीं, ब्रोकरेज वगैरह का कोई जिक्र नहीं है। तो 5625 519 375। फिर 1 अगस्त को फिर से खरीदे, टू बैंक 2500, 2.5 लाख, 102.5, 1 अगस्त। कम इंटरेस्ट प्राइस 2500 इंटू 102.5, 2500 इंटू 102.5 होता है 2,56,250 लेस इंटरेस्ट 2500 इंटू 100 इंटू कितना था, 13.5% था ना, हाँ 13.5% इंटू मंथ बताओ जरा, 31 मार्च से लेके 1 अगस्त, तो अब मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने। 2500 इंटू 100 इंटू 13.5% इंटू 4/12, 11,250, 2,56,250 माइनस 11,250, 2,45,000 और इंटरेस्ट इस 11,250, 2500। ठीक है जी। फिर उसके बाद 30 सितंबर को मिलेगा ब्याज, बाय बैंक 5 लाख प्लस 2.5 लाख का 13.5% डिवाइड बाय 2, 50,625। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को बेच दिए कुछ डिबेंचर, बाय बैंक 2 लाख की फेस वैल्यू के डिबेंचर उड़ा दिए एट 103, तो 2000 इंटू 103, 2,06,000। इंटरेस्ट नहीं आएगा, देखो ना इंटरेस्ट, अगर 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कोई भी कुछ भी दिन नहीं हुआ तो 0/12, लेकिन गेन लॉस आएगा। 1 अक्टूबर गेन लॉस कितना है, 2,06,000 के बेचे, और क्या कॉस्ट थी उसने कुछ बताया है क्या, वेटेड एवरेज, हाँ एवरेज कॉस्ट बेसिस पे लेना है जी। तो ये डिवाइडेड बाय ये 5,19,375 और 2,45,000। डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, 5,19,375 प्लस 2,45,000 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 2 लाख, ये होता है 2,03,833, 2,06,000 माइनस 2,03,833, तो 2,06,000 माइनस 2,03,833 इज 2,167। 2,167 का क्या हो गया आपको गेन, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,167। फिर 31 दिसंबर को कांड हो गया जी, बाय इक्विटी शेयर होल्डर, कन्वर्जन हो गया। कितने डिवेंचर्स का कन्वर्जन हो गया, 20% डिवेंचर्स का कन्वर्जन हो गया। तो मुझे जरा बताओ, 5 लाख प्लस 2.5 लाख माइनस 2 लाख, 5,50,000, इसका 20%, 1,10,000 के डिवेंचर्स की फेस वैल्यू वाले कन्वर्ट हो गए। इस दिन इंटरेस्ट भी मिला, इन्हीं डिवेंचर्स पे 1,10,000 वालों पे इंटरेस्ट भी मिला। पहले कैलकुलेशन कर ले, 31 दिसंबर
फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कन्वर्टेड इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 ढाई माइनस 2। हमारे पास थे 5 लाख की फेस वैल्यू, हमने खरीदी थी 2.5 लाख की फेस वैल्यू, और 2 लाख की फेस वैल्यू वाले हमारे बेच दिए थे। इतने हमारे पास बचे थे, इसका 20% कन्वर्ट हो गए, जो कि निकल कर आया 1,10,000। ये फेस वैल्यू है। फिर इस पे आपको इंटरेस्ट मिला होगा कितना, 1,10,000 पे 13.5% डैश बटे 12। क्या थी लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट सर, सितंबर। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का ब्याज मिला, 3/12, 13.5% इंटू 3/12, 3712.5। ये आपको इंटरेस्ट मिला 3712.5। कितने की कॉस्ट जो थी वो कन्वर्ट होगी। अच्छा ये ना, यहाँ पे इक्विटी शेयर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ लिखो 31 दिसंबर में बाय बैंक, क्योंकि आपको ये मिला है 3712.5। ठीक है। और फिर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कन्वर्टेड, बताओ जी एवरेज कॉस्ट क्या थी, 519,375 प्लस 245। अब आप अगर इस वैल्यू को लेते हो तो आपको फिर इसको भी लेना पड़ेगा, तो मैं खाली इसी को ले रहा हूँ, 519,375 और 245। चलो ऑफिस पूरी ले लो, नहीं तो फिर बच्चे कहेंगे पता नहीं क्या करते हैं। प्लस 2167 माइनस 2,06,000 डिवाइडेड बाय 7.5 लाख माइनस 2 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख इंटू 1,10,000। तो 519,375 प्लस 2,45,000, 75 प्लस 245 प्लस 2167 माइनस 2,06,000 डिवाइड बाय 5,50,000 इंटू 1,10,000, 1,12,108। 1,12,108। हाँ जी ठीक है, 1,12,108। दिसंबर के बाद क्या हुआ, अच्छा 31 दिसंबर तो हमारे क्लोजिंग ही था, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही एक क्रिएट कर दिया बस। फिर उसके बाद क्लोजिंग हो गई जी। बाय बैलेंस सीडी, बताओ जी कितना बचा, 5 प्लस 2.5 माइनस 2 माइनस 20%, 4,40,000। अक्रूड इंटरेस्ट बताओ जी, 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट 4,40,000 पे यही कर देते हैं, 4,40,000 पे 13.5% इंटू 3/12, 14,850। कॉस्ट बताओ, 519,375, 2,45,000, 2167 माइनस 2,06,000 माइनस 112,108, 448,434, और 4,40,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू उसने कितनी वैल्यू बताई थी, 106, और 4,66, 400। तो लोअर यही आ रही है, तो कॉस्ट आपकी यही आएगी। फिर एक बनेगा आपका इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, सॉरी,
amount, dividend numbers, amount, dividend numbers to investment in debenture कितने हैं? 1,10,000, ओ सॉरी 10,000 शेयर्स, 112, 108 की 10,000 शेयर, कॉस्ट है 1,12,108 और 31 दिसंबर को आपने करा बाय बैलेंस CD 10,000 शेयर। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? उसने बोला था 9,000, तो 90,000, तो बाय P&L अकाउंट कितने की आ गई? 112, 108 माइनस 90,000, 22,108। सर 90,000 की ऐसे ली, थोड़ा समझा दो। आओ जी, 31 दिसंबर को कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है ₹1,12,108। फेयर वैल्यू कितनी है? ₹90,000। इसका लोअर क्या आएगा? 90,000। ठीक है जी, चलो जी, तो 448, 434, 448, 434। अच्छा, ये नहीं करा हमने बैलेंस। 50625, 3712.5, 14,850 माइनस 5625 माइनस 11,250, 52,312.5 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने 0.5 लिखा हुआ, उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, और ये वैल्यू आ रही है 90,000, 22,108 का लॉस आ रहा है। ये आ रहा है आपका 22,108 का लॉस। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, क्या आप लोग एक बार करोगे? क्वेश्चन नंबर 26। चलो मैं पानी पी लूँ, फिर शुरू करते हैं, जब तक आप ट्राई करो। ऑन 1 अप्रैल 2001, XY लिमिटेड हैड 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ABC लिमिटेड, जिसकी बुक वैल्यू थी 15 पर शेयर और नॉमिनल वैल्यू थी 10। 1 जून 2001 को XY लिमिटेड एक्वायर करता है 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ABC लिमिटेड फॉर ₹1,00,000। फिर बोनस और राइट इशू इशू हो जाते हैं। बोनस डिक्लेयर होता है एट अ रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड ऑन 1 जुलाई। राइट इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 1 सितंबर। द कंपनी विल इशू 1 राइट शेयर फॉर एवरी 6 एट 20% प्रीमियम। इसका मतलब क्या हो गया? 10 प्लस 20%, तो 12 रुपए। अब वो साफ साफ बोल रहा है नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दीज शेयर्स। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 was declared by ABC 20%, which was received by 31 अक्टूबर। XY Limited took half the right issue, sold the remaining at 8, sold half of the share holding on 1 January at 16.5, brokerage दी 1%। आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के दिखाना है एज्यूमिंग कॉस्ट बेसिस। तो ये आप कर लोगे, मेरे को ऐसा लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ऐसा रफ एंड टफ क्वेश्चन नहीं है ये, तो आप ये होमवर्क में लिख लो। बस राइट का शेयर था, उसका प्राइस लिख दिया मैंने 12। ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? पर होमवर्क करना, देखो मेरी बात सुनो, मैं ज्यादा क्वेश्चंस कराता रहूं उसका फायदा नहीं है। बट जितने मैं करा रहा हूँ उसको आपको पढ़ना है। जैसे एक दो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई, हमने कॉन्सेप्ट एग्जांपल्स के थ्रू कर रखे हैं, तो आपको उसको रोकना है, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, फिर मिलाना है। मेरी गलती जो होगी उसे आप उसको पहले पकड़ लो, ठीक है? मजा तब है। क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, देन उसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है। हाँ जी, तो अपन लोग ब्रेक पे थे, हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 30। आकाश लिमिटेड, अरे बाप रे, अब ये क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। had 4,000 equity share of X Limited at a book value of rupees 15 per share on 1st of April 2017। ठीक है जी। ऑन 1st of September 2017 उसने एक्वायर करे 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, और एक्स लिमिटेड ने अनाउंस करा बोनस और राइट इशू फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। टर्म्स आपको दे रखी है। बोनस वर डिक्लेयर एट अ रेट ऑफ 2 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर हेल्ड ऑन 30th सितंबर। तो 2:5 की रेशियो में बोनस आया। राइट इशू आर टू, साथ के साथ वही पे भी बना लें क्या, नंबर 9 आसान रहता है। क्वेश्चन नंबर 30। 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 2018। वो कहता है 4,000 इक्विटी शेयर थे ओपनिंग में, 4,000 शेयर्स थे, 15 रुपए की बुक वैल्यू के हिसाब से, 10 रुपए की फेस वैल्यू है। सितंबर 2017 में एक्वायर करे 1,000 इक्विटी शेयर। 1 सितंबर 17 में 1,000 और खरीदे एट 4 का प्रीमियम पे, यानी कि 14, 4 रुपए का प्रीमियम, मतलब हो गया 10 रुपए की फेस वैल्यू, 4 रुपए का प्रीमियम, 14 रुपए का। ठीक है। फिर उसके बाद बोनस डिक्लेयर हुआ 30 सितंबर को, 30 सितंबर को बोनस दिया कितने का, 2 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर हेल्ड, 2:5। Right issue are to be issued to the existing shareholder on 1st of December 2017। The company issue 2 right share for every 7 share held at 25% premium। तो कब दिया राइट इशू, 31 दिसंबर को। यहां पर आके 31 दिसंबर 2017 को राइट इशू दिया, 2 राइट शेयर, 2 राइट शेयर फॉर एवरी 7 हेल्ड। राइट इशू दिया 2/7। जरा मुझे बताओ यहाँ पे कितना अमाउंट, बोनस पे कितने शेयर मिले होंगे, 5,000। 5,000 डिवाइड बाय 5 × 2, तो 2,000, तो हो गए 7,000। और यहाँ पर फिर हो जाएंगे 4 2 6 7, 2,000। 2,000 राइट इशू भाई को मिले, आकाश लिमिटेड को मिले, कंपनी को मिले। और 25% प्रीमियम, तो 10 रुपए प्लस 25% करोगे तो 12.5 रुपए। और कोई डिविडेंड विविडेंड इन पे नहीं देना। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर डे राइट, ठीक है। 50% जो है एक्सरसाइज कर लिए, 50% ट्रांसफर कर लिए, यानी कि इसमें से 1,000 एक्सरसाइज कर लिए और 1,000 सोल्ड कर दिए। और सोल्ड करे हैं 8 रुपए के हिसाब से, एट 8 रुपीज। डिविडेंड मिला है 31 जनवरी के अंदर, यहाँ पर 20 जनवरी 18 को डिविडेंड मिला है एट अ रेट ऑफ 20%। फाइनल डिविडेंड है ये पुराने साल का, देख लो मार्च 2017 का है। फरवरी 2018 में आधी होल्डिंग बेच दी एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। यहाँ पर कब बेची है, फरवरी, 1 फरवरी 18 को 50% होल्डिंग बेच दी एट 14। फिर मार्केट प्राइस यहाँ पे दे रखा है 13 रुपीज का मार्केट प्राइस है। चलो जी, फोटो हमने बना ली है। अब आपको बनाना है क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
नंबर्स डिविडेंड अमाउंट, नंबर्स डिविडेंड अमाउंट। 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस था जी? 4000 शेयर्स 15 रुपए के हिसाब से, 4000 शेयर 15 रुपए के हिसाब से 60,000। फिर उसके बाद 1 सितंबर को टू बैंक 1000 शेयर 14 के हिसाब से। फिर उसके बाद बोनस 30 सितंबर को, बोनस मिला 2000 शेयर्स का। बोनस का भाई कोई अमाउंट नहीं होता, बोनस की कोई एंट्री नहीं डलती। फिर उसके बाद 31 दिसंबर को टू बैंक, ये क्या है? ये राइट इशू है, 1000 शेयर 12.5 रुपए के हिसाब से 12,500। फिर उसके बाद 20% डिविडेंड मिला। ये डिविडेंड कौन से साल का है सर? ये डिविडेंड इस साल का है। ओपनिंग पे क्या कैलकुलेट होगा सर? ये वाली कैपिटल तो कंपनी ने पहले ही इशू कर दी होगी। हाँ, हमने तो ये ओपनिंग में ले रखे हैं तो इस पे कैलकुलेट भी होगा, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर पहले से ही आ रहा होगा, कंपनी ने तो इशू कर ही रखा था। और क्या जब ये अच्छा, अब ये हो गया कैलकुलेशन वाला पार्ट। हम प्री लेंगे या पोस्ट लेंगे? तो ये देखो कि जब ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, जिस साल का ये डिविडेंड है, उस साल मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी या नहीं थी? और मैं आपको चेक करना सिखाता हूं। वेदर डिविडेंड कैलकुलेट और नॉट। और अगर यस तो प्री होगा या पोस्ट होगा? तो जो ओपनिंग था क्या उस पर कैलकुलेट होगा? हाँ जी, कैलकुलेट होगा। क्यों कैलकुलेट होगा? क्योंकि जिस साल का डिविडेंड है, जिस साल का डिविडेंड है, उस साल कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर भी ये शेयर आ रहे होंगे, क्योंकि कंपनी ने शेयर इशू कर रखे हैं, कंपनी ने शेयर इशू कर रखे हैं, तो उसके पास से आ रहे होंगे, तो कैलकुलेट होगा। फिर उसके बाद प्री होगा या पोस्ट होगा? तो सर ये पूछो अपने आप से कि जिस साल का ये डिविडेंड है, उस साल क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी? तो मुझे बताओ, ये ओपनिंग आ रहा है तो इस साल आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो ओपनिंग आ रहा है। तो क्या हो गया? तो ये सर हो गया प्री, सॉरी पोस्ट, क्योंकि आपके पास थी। फिर उसके बाद आपने जो परचेस करी 1 सितंबर 17 को आपने परचेस करी 1000 शेयर्स की। सर इस पे कैलकुलेट होगा या नहीं होगा? जरा सोचो, क्या ये कंपनी की बैलेंस शीट में आ रहे थे? भाई कंपनी तो ऑलरेडी इशू कर चुकी थी, ये शेयर आपने किसी और से खरीदे होंगे, राम श्याम घनश्याम उससे खरीदे होंगे। उसने कहां से खरीदे होंगे? उसने भी किसी और से खरीदे होंगे। उसने कहां से खरीदे होंगे? उसने भी किसी और से खरीदे होंगे। और उसने कहां से खरीदे होंगे? उसको कंपनी ने दिए होंगे। तो यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट में ये शेयर इस साल आ रहे होंगे, आपने ये किसी और से खरीदे हैं इस साल, तो कंपनी तो कैलकुलेट करेगी ना। तो कंपनी कैलकुलेट करेगी, हाँ जी कंपनी कैलकुलेट करेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट में आ रहे हैं। हम इस डिविडेंड को प्री लेंगे या पोस्ट लेंगे? तो वो निर्णायक डिसीजन कैसे लोगे कि जिस साल का ये डिविडेंड है, इस साल का, क्या इस साल मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी, हाँ या नहीं? क्या इस साल मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी? सर जिस साल का ये डिविडेंड है, नहीं मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं थी। जिस साल का ये डिविडेंड है उस टाइम, क्योंकि मैंने तो इस साल खरीदी है, तो आपके लिए क्या हो गया? ये हो गया प्री। बोनस, बोनस बताओ। बोनस तो कंपनी ने ही इसी साल इशू करा है, तो क्या इस साल एग्जिस्ट करता होगा कंपनी की बैलेंस शीट में? सर नहीं, सर इशू इस साल करा है, पिछले साल कैसे आएगा? तो कैलकुलेट ही नहीं होगा। अगर कैलकुलेट ही नहीं होगा तो प्री पोस्ट की बात ही खत्म। सर राइट इशू के बारे में भी अब डिस्कस कर ही डालो, जब इतना कर लिया है तो। मुझे जरा बताओ, ये राइट इशू, ये राइट इशू इस साल आया है या पिछले साल था? सर इसी साल आया है। क्या इस साल ये कंपनी की बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता होगा पिछले साल? मतलब
नहीं सर, ये तो आया ही इस साल है, तो एग्जिस्ट कैसे करेगा? तो जब कंपनी की बैलेंस शीट में ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, तो राइट इशू पे डिविडेंड कैसा? तो कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, और प्री पोस्ट का सवाल ही खत्म। आओ जरा, बाय बैंक 20 जनवरी, बाय बैंक 4000 शेयर्स पे 10 रुपए का एक शेयर, इसका 20%, 8000 हो गया पोस्ट। इस पे डिविडेंड कैसे निकाला मैंने? डिविडेंड निकाला 4000 इंटू 10 इंटू 20%, 8000, और ये हो गया पोस्ट। सितंबर के अंदर 1000 शेयर्स पे, इस पे 1000 शेयर्स पे 10 रुपए का एक शेयर, 20%, 2000, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा प्री के अंदर, ये जाएगा प्री के अंदर। ठीक, राइट आपने परचेज करा दिया, ये वाला तो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। फिर उसके बाद दिसंबर में हाफ ऑफ द होल्डिंग आपने बेच दी 1 दिसंबर को। बाय बैंक आपके पास कितने शेयर्स थे? 4000 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 1000, 8000, इसका आधा होता है 4000, यह आपने बेच दिया 14 रुपीज के हिसाब से। तो 4000 इंटू 14, 56,000। उसने कॉस्ट के लिए बताया है क्या? एवरेज कॉस्ट बेसिस आपको लेना है। तो आओ जो 1 दिसंबर को गेन और लॉस 56,000 का आपने बेचा, उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी है? एवरेज कॉस्ट अब कैसे निकालोगे? दिस माइनस दिस, क्योंकि रिकवरी हुई है। तो 60 प्लस 14 प्लस 12,500, 60,000 प्लस 14,000 प्लस 12,500 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 4, 5, 7 और 8, 8,000 इंटू 4,000। तो 60,000 प्लस 14,000 प्लस 12,500 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू 4,000, 42,250। तो 56,000 की आपने कोई चीज बेची जिसकी कॉस्ट थी 42,250। आपको फायदा कितने का हो गया? 13,750 का आपको फायदा हो गया, टू गेन। 13,750। फिर उसके बाद 31 मार्च, वाई बैलेंस सी डी 4,000, और इसकी कॉस्ट कितनी है? 13 रुपीज की, और फेयर वैल्यू है 13 की। चलो आओ 31 मार्च को फेयर वैल्यू है 4,000 इंटू 13, 52,000, और कॉस्ट है 42,250, विच एवर इज लोअर, 42,250। अक्रू डिविडेंड जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। 8,000 रुपीज टू P&L अकाउंट, ये भी जाएगा P&L अकाउंट, गेन, P&L अकाउंट, गेन। ठीक, 8,000, 42,250, ये टोटल आ रहा है। अच्छा, 42,250। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31,
मीरा कैरिड ऑन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द शेयर ऑफ कुमार लिमिटेड। तो कुमार लिमिटेड की शेयर्स में मीरा, मैडम मीरा जो है परचेज एंड सेल करती है और आपको उसकी डिटेल उसने दे रखी है। 1 अप्रैल 2017 को उसने परचेज करे 40,000 इक्विटी शेयर 1 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए के। 1 रुपए का हिसाब मतलब पार वैल्यू। 15 मई 2017 को मीरा ने बेच दिए 8,000 शेयर 15,200 के। सर साथ के साथ नंबर लाइन भी बना लो। चलो आप कह रहे हो तो मैं बना देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। एक अप्रैल 2017, 31 मार्च 2018 उसने परचेज करे 40,000 60,000 के। कहाँ परचेज करे हैं? 1 अप्रैल को ही परचेज कर लिए। यहाँ पे परचेज करे हैं 40,000 शेयर, कितने रुपए के? ₹60,000 के। 15 मई को बेच दिए 8,000 15,200 के। At a meeting on 15 June 2017, company decided to make a bonus issue of 1 fully paid share for every 4 share held on 1st of June। तो 15 जून को बोनस आया 1:4 का। तो बताओ इसको कितना मिला होगा? 32,000 डिवाइडेड बाय 4, इसको मिला होगा 8,000 शेयर्स। To give its member right to apply 1 share for every 5 share held on 1st of June को at a price of 1.5 per share of which 70 पैसा 15 जुलाई को, 75 पैसा 15 सितंबर को। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुद्दे की बात है जून के अंदर राइट इशू आ गया था। सितंबर ही कर लो ना, जब लास्ट डेट पेबल यही है। तो राइट इशू आया कितने का? 1 शेयर फॉर एवरी 5, 1:5 का। किस प्राइस पे? 1.5 रुपए पे। कितने शेयर मिलेंगे बताओ जी? 40,000 हो गए ना। 40,000 माइनस 8,000 प्लस 8,000, 40,000 डिवाइड बाय 5, तो 8,000 शेयर उसको राइट में मिले होंगे। तो उसने लिखा हुआ है भाई नॉट रैंक फॉर डिविडेंड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2017। ठीक है जी। मीरा रिसीव बोनस शेयर एंड टुक अप 4,000 अंडर द राइट इशू पेइंग द सम देयर ऑन व्हेन ड्यू एंड सेलिंग द राइट द रिमेनिंग एट 40 पैसा पर शेयर। तो 4, 8 में से 4 उसने ले लिए और 4 उसने बेच दिए। 4 जो उसने बेचे 40 पैसा पर शेयर में बेचे एट 40 पैसा पर शेयर। ये कहाँ जाएगा? ये P&L के अंदर जाएगा। 15 मार्च 2018 को उसको डिविडेंड मिला 15% का। डिविडेंड मिला 15% का। और 31 मार्च 2018 को उसने 28,000 रिसीव करे 20,000 शेयर बेच के। 30 मार्च को उसने 20,000 शेयर जो थे वो बेच दिए, कितने रुपए के? 28,000 रुपए के। आपको ये रिकॉर्ड करनी है प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज कॉस्ट बेसिस पे आपको रिकॉर्ड करनी है। ठीक, आ जाओ जी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नंबर्स, डिविडेंड अमाउंट, नंबर्स, डिविडेंड अमाउंट।
नंबर, डिविडेंड और अमाउंट। 1 अप्रैल को टू बैंक 40,000 शेयर्स खरीदे 60,000 रुपीज के। 15 मई को, सॉरी 15 मई को तो बेचे हैं। $8,000 शेयर्स 15,200 के। बताओ जी, गेन लॉस निकालो 15 मई का। 15,200 माइनस कॉस्ट निकालोगे 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 8,000, 8,000 इंटू 8,000 इंटू 8,000। 15,200 माइनस 60,000 डिवाइड बाय 12,000, 3200। गेन कितना आ गया? 3200। आगे बढ़ते हैं। बोनस, बोनस कितना है? 8,000 शेयर्स का। फिर उसके बाद राइट इशू टू बैंक, राइट इशू कितना है? 4,000 एट डेट। तो 4,000 शेयर उसने खरीदे ₹1.5 के हिसाब से, तो 6,000 रुपये। बाकी तो उसने बेच दिए। फिर डिविडेंड, आओ सर डिविडेंड सर फिर से डिस्कस कर ले क्या? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। 15 मार्च को वेदर कैलकुलेट और नोट और प्री और पोस्ट परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल। भाई आपने परचेज करे थे यहां पर, परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल। सबसे पहला सवाल, क्या कंपनी कैलकुलेट करेगी या नहीं? क्या कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं? तो मुझे जरा बताओ, आपने तो ये किसी और से परचेज करे होंगे ना, उसने किसी और से, उसने किसी और से, उसने कंपनी से खरीदे होंगे, यानी कि कंपनी तो ये शेयर बहुत पहले ही इशू कर चुकी है। आपने आज खरीदे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कंपनी ने आज इशू करे। कंपनी तो बहुत पहले इशू कर चुकी है। कंपनी की पिछली बैलेंस शीट में भी थे, उससे पिछली में भी थे, उससे पिछली में भी थे और उससे पिछली में भी थे। तो कंपनी जब डिविडेंड देगी तो इन शेयर्स पे देगी। ठीक है, तो वेदर कैलकुलेट इट और नॉट, यस। अब प्री है या पोस्ट है, तो आप अपने आप से पूछोगे कि जिस साल का ये डिविडेंड है उस साल ये इन्वेस्टमेंट मेरे पास थी या नहीं थी। ये डिविडेंड किस साल का है? सर ये डिविडेंड इस साल का है, इससे पहले वाले साल का है। क्या ये इन्वेस्टमेंट आपके पास थी? सर हमने तो अप्रैल के अंदर परचेज करी है, तो इसका मतलब यहां पर नहीं थी। अगर यहां पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी जिस साल डिविडेंड है, तो कहां जाएगा? सर फिर तो ये प्री में जाएगा। बिल्कुल, ये कहां जाएगा? प्री के अंदर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपने ये तो चलो बेच दिए, फिर बोनस और राइट इशू। बोनस, क्या बोनस, ऑल्दो उसने मना कर दिया आपको कि डिविडेंड नहीं देना, लेकिन मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूं कि क्यों नहीं देना। भाई साहब बोनस इस साल था ही नहीं। जिस साल डिविडेंड दिया है उस साल की कैपिटल में ये बोनस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि ये आपने किसी से खरीदा नहीं है, ये कंपनी ने आपको दिया है, और कंपनी ने इस साल आपको दिया है, पिछले साल नहीं था। सिमिलरली राइट इशू भी आपने कंपनी से लिए हैं, कंपनी ने आपको इस साल दिए हैं, पिछले साल नहीं थे। तो देयरफॉर अगर ये इस साल एग्जिस्ट ही नहीं करते थे तो इन पर डिविडेंड की कैलकुलेशन ही नहीं होगी। तो बोनस और राइट कैलकुलेशन ही नहीं होगी, नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, परचेज वाली बात पे से एक और बात निकल कर आएगी। भाई इसमें से आपने 8,000 शेयर बेच भी दिए, तो इसका डिविडेंड किसको मिलेगा? जिसको बेचे उसको मिलेगा ना, उसको, उसके पास शेयर हैं, इस दिन तो उसके पास शेयर हैं जिस दिन डिविडेंड है।
तो आपको कुछ ना मिलेगा, तो आप किस पे डिविडेंड निकालोगे? 32,000 पे। सर क्यों? हमने होल्ड कर रखे थे अप्रैल के अंदर, तो हमें मिलना चाहिए। नहीं, आपने शेयर्स बेच दिए। देखो डिविडेंड की डेट फिक्स नहीं होती, अनलाइक डिबेंचर्स जहां पे डेट फिक्स होती है कि ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि भाई इतने पीरियड मैंने होल्ड करा, ब्याज मेरे को दो। बट डिविडेंड के केस में ऐसा नहीं होता। अगर कंपनी ना देती तो फिर आप क्या बोलते हैं? सही है ना, बेच दिए, डिविडेंड विविडेंड मिलना नहीं था, सही है, निकाल दिए। तो उस बंदे ने शेयर खरीदे, ये जिस दिन डिविडेंड मिला है उस दिन जिसके पास शेयर होंगे उसको डिविडेंड मिलेगा। उन शेयर्स की बात नहीं कर रहा, उस दिन जिसके पास, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा होगा, उसको डिविडेंड मिलेगा। किन शेयर्स पे मिलेगा? तो वो डिपेंड करता है वो शेयर्स कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर उस टाइम पे इस साल एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे, जिस साल का डिविडेंड है। बड़ी सिंपल सी बात है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो चलो जी, 15 मार्च, बाय बैंक हम देंगे 32,000 शेयर्स पे 10 रुपए 15%, 48,000। और सारा का सारा था प्री डिविडेंड 48,000। अभी फिर गलती हो जाती, 4800 लिख दिया, देखो अभी हो जाता कलेश। चलो एनीवे, फिर 30 मार्च को बाय बैंक 20,000 शेयर्स बेचे 28,000 रुपए के। 30 मार्च को गेन और लॉस 28,000 माइनस कॉस्ट निकालो। कॉस्ट वेटेड एवरेज निकालनी है, तो वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे? आप कहोगे इनका टोटल माइनस रिकवरी ऑफ कॉस्ट, सॉरी ये वाली रिकवरी है ना, माइनस रिकवरी ऑफ कॉस्ट। ऑब्वियसली आप जो सेल करिए इसको भी माइनस करोगे ही, क्योंकि आप इसका गेन ले रहे हो, क्योंकि आप इसका गेन ले रहे हो तो आपको सेल का अमाउंट भी लेना पड़ेगा। तो 60,000 प्लस 3200 प्लस 6,000 माइनस 15,200 माइनस 48,000। डिविडेंड बड़ा ज्यादा मिल गया। 40,000 माइनस 8,000 32 इंटू, अच्छा 1 रुपए का शेयर है भाई। शेयर मेरे ख्याल से 1 रुपए का था। हाँ 1 रुपए का था। मैं वही कह रहा हूँ, इतना ज्यादा तो डिविडेंड मिल गया। 60,000 में से 48,000 का तो डिविडेंड ही मिल गया। 32,000 का 15%, 4800 सही लिखा था पहले हमने। कभी कभार गलतियां भी देखो ठीक कर देती हैं। 60 32 और 6,000 माइनस 15,200 माइनस 4800। 40,000 8,000 और 4,000 माइनस 8,000 44,000 इंटू 20,000 28,000 माइनस 60,000 प्लस 3200 प्लस 6,000 माइनस 15,200 माइनस 4800 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 20, तो 22,364। 28,000 माइनस 22,364 5636 का आपको क्या हो गया? गेन हो गया। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5636, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5636 का आपको गेन हो गया। फिर उसके बाद 31 मार्च को बैलेंस सीडी 40,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 माइनस 8,000 माइनस 20,000, तो 24,000
फेयर वैल्यू उसने दी नहीं, तो 60 प्लस 3200 प्लस 6000 प्लस 5636 माइनस 15200 माइनस 4800 माइनस 28000 26836 26836। हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है? 29 क्यों आ रहा है यहाँ पे? इन्होंने डिविडेंड, ये गलत है सॉल्यूशन। उन्होंने डिविडेंड पोस्ट ले रखा है, डिविडेंड प्री नहीं आएगा। ये सॉल्यूशन रेफर मत करना जी, ये गलत है। उन्होंने डिविडेंड पोस्ट में ले रखा है, डिविडेंड प्री का है। ठीक है, आप ये वाला रेफर करना, उस वजह से हमारा आंसर डिफर कर रहा है। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 34। On 1st of April 2019, Mr. Sham had an opening balance of 1000 equity share of X Limited, 1,20,000, फेस वैल्यू 100। 5 अप्रैल 2019 को उसने फिर से परचेज करे 200 कम राइट शेयर 135 के हिसाब से। 8 अप्रैल 2019 को डायरेक्टर ने एक्स ने अनाउंस कर दिया राइट इशू 1:6। उसने 100% अपने इंटाइटलमेंट राइट इशू की बेच दी राहुल को 20 रुपए के हिसाब से। ऑल द शेयर हेल्ड बाय श्याम हैज बीन एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस एंड द टोटल मार्केट प्राइस ऑफ ऑल दिस एक्स राइट इज 3400। 10 अक्टूबर को 350 शेयर 140 के हिसाब से बेच दिए। 31 मार्च का मार्केट प्राइस 125 रुपए है। याद है, ये सेम क्वेश्चन आपके ना एमटीपी में भी आया हुआ है। हमने हालांकि आरटीपी मई 2021 लिखा हुआ है, बट ये आपके एमटीपी उसमें आया था मई 2025, एमटीपी सीरीज 1 में आया था ये वाला क्वेश्चन। सेम, बस नाम वाम अलग थे, बाकी सब चीजें सेम थी, थोड़ा बहुत अमाउंट्स का फर्क था। यही सेम क्वेश्चन आया था। तो एक्चुअली में आईसीआई क्या करता है, पुराने जो क्वेश्चन होते हैं, पुराने अटेम्प्ट्स के जो क्वेश्चन होते हैं, उनको रिपीटेड बेसिस पे आपसे पूछता है एमटीपी के अंदर, आरटीपी के अंदर। तो इसलिए हम लोग अपने पुराने क्वेश्चन कवर करके रखते हैं, फिर जब हम एमटीपी आरटीपी आता है उन्हें मिलाते हैं तो पता चलता है ये तो सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा बहुत फर्क था। शाम का घनश्याम कर दिया, राम का शाम कर दिया, इतना फर्क होता है बस। ठीक, क्या इसका मतलब हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे सर? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस थे 1000 इक्विटी शेयर 1,20,000 के। थाउजेंड शेयर्स 1,20,000 के 1 अप्रैल 2019। 5 अप्रैल को फिर से परचेज करे 200 कम राइट शेयर एट 135। 200 शेयर खरीदे एट 135 और ये कम राइट बेसिस पे खरीदे, तो आपकी पहली कंडीशन पूरी हो गई। 8 अप्रैल को राइट इशू आया 1:6 का, तो कितने शेयर मिले होंगे उसको? 1200 डिवाइडेड बाय 6, 1200 डिवाइड बाय 6, उसको मिले 200 शेयर और उसने 100% जो थे सेल कर दिए। लो, आपकी ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई। सर अगर वो 100 ना करके कुछ पोर्शन रिनाउंस करता तो क्या ये कंडीशन पूरी होती? हाँ, तब भी पूरी होती। बट ये है कि हाँ रिनाउंस करे भाई, तभी तो पैसा आएगा, वरना बेचेगा नहीं तो पैसा कैसे आएगा? ठीक है, किस रेट पे करे? 20 रुपीज के हिसाब से उसने बेच दिए। ऑल शेयर हेल्ड बाय श्याम एक्वायर्ड कम राइट बेसिस पे थे और टोटल मार्केट प्राइस ऑफ ऑल दिस शेयर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ राइट गॉट रिड्यूस बाय 3400। भाई 3400 रुपए से दाम गिर गया। लो जी, पहली, दूसरी और तीसरी तीनों कंडीशन पूरी हो गई, तो जो राइट बेच के पैसा आया वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट टू द एक्सटेंट 3400। क्यों? क्योंकि इतने से ही प्राइस गिरा है राइट के बाद। इसका मतलब 3400 रुपए ही इंपैक्ट था राइट का मतलब 3400 ही इंपैक्ट था राइट का। 10 अक्टूबर 2019 को शाम ने बेच दिए 350 शेयर 140 के हिसाब से।
350 शेयर एट 140, और 31 मार्च को प्राइस कितना है? 125। 31 मार्च को प्राइस कितना है? 125। तो उसको पैसा कितना मिला? उसने 20 रुपए का बेचा है क्या? हाँ, उसको पैसे मिले 4,000। इस 4,000 में से 3,400 आप कहोगे, अब ऐसे समझो, जब शाम ने पैसा लगाया था कम राइट लगाया था, यानी कि याद है आपको हमारा एग्जाम्पल 7 रुपए वाला, 7 रुपए राइट के 7 लगाए थे, 32 रुपए टोटल लगाए थे, जिसमें 25 शेयर के थे, 7 रुपीज राइट के थे। तो जब उसने पैसा लगाया होगा तो उसने राइट के साथ लगाया होगा, उसने अधिकार भी खरीदा होगा। अब जब उसने ये अधिकार बेच दिया तो उसको पैसे मिले। तो अधिकार बेचने के पैसे कितने मिले? जितना अधिकार का इंपैक्ट था। अधिकार का इंपैक्ट कितना था? 3,400। तो ये आप इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दोगे, बैलेंस कितना है? 600। ये आप ले जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ऐसे जो 4,000 आ रहे हैं ना, उसमें से दो दो भाई आ रहे हैं। एक आ रहा है 3,400 का। 3,400 का क्या है? जो मैंने राइट पहले खरीदा था, क्योंकि शेयर्स मैंने कम राइट खरीद रखे हैं, वो वापस घूम के रिकवरी की तरह आ रहे हैं, वही पैसा वापस आ रहा है, तो देयरफॉर मैं इन्वेस्टमेंट में लेके जा रहा हूँ। और जो दूसरा भाई है 600 का, वो मैंने पहले कहीं नहीं लगाया, तो हेंस मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेके जा रहा हूँ। आओ जरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नंबर्स, डिविडेंड अमाउंट, नंबर्स, डिविडेंड अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी कितना होगा? 1,000, 1,20,000। फिर उसके बाद 5 अप्रैल को टू बैंक 200 इंटू 135, 27,000। फिर उसके बाद राइट इशू खरीदा ही नहीं, तो यहां पर 8 अप्रैल को बाय बैंक कितना डालूं? 3,400, क्योंकि यही मेरे राइट का इंपैक्ट है, यही मेरे राइट का क्या है? इंपैक्ट है, 3,400। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद बेच दिए 10 अक्टूबर को शेयर, बाय बैंक 350 शेयर बेचे, कितने के हिसाब से? 140, 350 इंटू 140, 49,000। 10 अक्टूबर को गेन या फिर लॉस, 49,000 की सेल करी, माइनस 1,20,27 माइनस 34, 1,20,000 प्लस 27,000 माइनस 3,400 डिवाइडेड बाय 1,200 इंटू 350। तो 49,000 माइनस 1,20,000 प्लस 27,000 माइनस 3,400 डिवाइड बाय 1,200 इंटू 350, 41833। तो 49,000 में बेचा, 41,883 का खरीदा था, तो 7,117 का प्रॉफिट।
फिर उसने मार्केट प्राइस बताया है 125। 31 मार्च को 1200 माइनस 350, 850। 31 मार्च को फेयर वैल्यू 850 इंटू 125 रुपीस, 1,06,250। और कॉस्ट कितनी आएगी? 1,20,000 प्लस 27,000 प्लस 7,117 माइनस 3,400 माइनस 49,000 101,717 which ever is lower 101,717। और डिविडेंड तो कुछ है नहीं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आओ जी। Reclassifications. Blue Chip Equity Investment Limited wants to reclassify its investment in accordance with Accounting Standard 13. Set the value at which investment will be reclassified in the following cases. तो आपको याद है मैंने आपको क्या बताया था, जिस भी क्लासिफिकेशन से चलो उसका मेथड, उसका मेजरमेंट रूल लगा करके चलो। वो कहता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कंपनी ए के अंदर, जिसकी कॉस्ट कितनी है 8,50,000, उनको रिक्लासिफाई करना है एज करंट। कंपनी ने रिड्यूस कर रखा है वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट टू 6.5 लाख टू रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन। मतलब परमानेंट डिक्लाइन की वजह से उन्होंने 8 लाख के इन्वेस्टमेंट को 6.5 लाख रुपए पे दिखा रखा है। तो आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को किस पे दिखाते हो? कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डिक्लाइन 6.5 लाख रुपए पे। तो आप इसी वैल्यू पे उसको कुर्बान कर दोगे, किस पे? करंट इन्वेस्टमेंट में। तो किस वैल्यू पे ट्रांसफर होंगी? 6,50,000। किसी को अगर रट्टा लगाना हो तो वो ऐसे भी लगा सकता है, कॉस्ट और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में से कम होगी। तो कॉस्ट क्या है 8,50,000 और बुक वैल्यू क्या है 6,50,000। मजे की बात है, बुक वैल्यू कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से ज्यादा हो ही नहीं सकती, इसलिए ये फॉर्मूला रट्टा है। क्योंकि आप हमेशा अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को किस पे दिखाते हो? कॉस्ट पे दिखाते हो। कॉस्ट से ऊपर कभी उसे दिखा ही नहीं सकते। अगर लग रहा है परमानेंट डिक्लाइन है तो वैल्यू कम ही करोगे, बढ़ाओगे तो नहीं। तो इसलिए कॉस्ट और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर पे आप रट्टा भी लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो। वरना मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस पे चलती है? कॉस्ट पे चलती है। कभी कभार बुक वैल्यू पे दिखानी पड़ती है प्रोविजन की वजह से, तो जिस पे आ रही है उस पे उसको ले जाओ, क्या दिक्कत वाली बात है। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी कॉस्ट 7 लाख आर टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट। फेयर वैल्यू कितनी आ रही है 8 लाख रुपीस की, बुक वैल्यू कितनी आ रही है 7 लाख। क्या आपको फेयर वैल्यू से मतलब है? नहीं साहब, हमें फेयर वैल्यू से मतलब नहीं है, क्योंकि केस क्या है, लॉन्ग टर्म टू करंट का केस है। हमें मतलब है बुक वैल्यू और कॉस्ट है, ये दोनों बराबर ही हैं, क्योंकि कोई परमानेंट डिक्लाइन होगा ही नहीं, इसलिए तो 7 लाख पे ही ट्रांसफर होगी। करंट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी कॉस्टिंग 10 लाख, उसको रिक्लासिफाई किया जा रहा है एज लॉन्ग टर्म। तो ये क्या केस है? ये करंट से लॉन्ग टर्म का केस है। तो करंट का मेथड लगा के चलो, वो क्या होता है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। फेयर वैल्यू कब की लेनी है? फेयर वैल्यू लेनी है डेट ऑफ ट्रांसफर की। तो बताओ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, कॉस्ट है 10 लाख और मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कितनी है 12 लाख, विच एवर इज लोअर। तो आप क्या लोगे 10 लाख, आप क्या लोगे 10 लाख। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ऑन 15 जून 2024 वाई लिमिटेड वांट टू रिक्लासिफाई इन्वेस्टमेंट। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो परचेज करी थी मार्च में, उसको रिक्लासिफाई करना है करंट में। तो यानी कि लॉन्ग टर्म से करंट में जाना है। तो जिस वैल्यू पे आ रही है किताबों में उसी वैल्यू पे ले जाओ। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 14 लाख, लेकिन उसको 2 लाख रुपए से कम कर रखा है बाय 2 लाख, तो 12 लाख की आ रही होगी। मार्केट वैल्यू कितनी है 11 लाख। मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं है, आप कितने पे लेके जाओगे 12 लाख पे, क्योंकि इतनी इसी में वो किताबों में आ रही होगी।
अ पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, अब आप करंट से लेके जा रहे हो लॉन्ग टर्म में, करंट का मतलब बोले तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। परचेज करी थी 7 लाख की, ये आपकी कॉस्ट हो गई, उसको रिक्लासिफाई कर रहे हो उसमें लॉन्ग टर्म में। मार्केट वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 6 लाख और 15 जून 2018 8.5 लाख। और आप कब रिक्लासिफाई कर रहे हो, आप 15 जून को कर रहे हो, तो ये मार्च वाली तो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ये 8.5 वाली आपके लिए रेलेवेंट है। तो 7 और 8.5 विच एवर इज लोअर, तो 7 लाख पे आप ट्रांसफर करोगे, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50। आप मुझे 1 मिनट का टाइम दे, मैं पानी पी लूँ जरा। चलो जी, मैंने कहा पानी पी लिया जाए, गर्मी लग रही। क्वेश्चन नंबर 50, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024। कंपनी ने एक्वायर्ड करा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में 1,1551 रुपए पर शेयर के हिसाब से। ये उनकी क्या हो गई, ये उनकी हो गई कॉस्ट, जितने की खरीदी, परचेस कॉस्ट बोले तो कॉस्ट। बुक वैल्यू गवर्नमेंट के पास आ रही थी 192 और मार्केट वैल्यू उस जिस जब खरीदी तब थी 876 की। स्ट्रेटेजिक प्रीमियम पे करा है 675 पर शेयर का, हैज बीन पेड कंसीडर वेरिएट, क्योंकि कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट दिखाई दे रहे थे तो उसने फिर पे कर दिया प्रीमियम। द अबव इन्वेस्टमेंट्स इन द शेयर ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी हैज बीन कंसीडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि वो कह रहा है कि भाई इसको हमने लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई करा है, क्योंकि हमारी इंटेंशन जो है 12 महीने में बेचने की नहीं है, देयरफॉर उसको हमने कॉस्ट पे रखा है। ठीक बात है, 1551 कॉस्ट पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस पे मेजर होती है, कॉस्ट पे। और कोई भी प्रोविजन फॉर डिम्यूनिशन हमने बुक्स में नहीं बनाया, क्योंकि परमानेंट नहीं होगा। शेड्यूल 3 की वो कह रहा है रिक्वायरमेंट को हमने पूरा करा है, एग्रीगेट मार्केट वैल्यू जो कोटेड शेयर की होती है वो हमने प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी। 28 मार्च 2024 को शेयर द एक्वायर्ड शेयर कुछ जो को आ रहे थे बीएससी, बीएससी मतलब स्टॉक एक्सचेंज में, मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में आ रहे थे 880 रुपए के, और करंट मार्केट प्राइस कितना आ रहा था 18 जुलाई को 300 रुपए का। हमने कितने का खरीद रखा है, 1551 रुपए का खरीद रखा है। कंसिडर tangible and intangible benefit the management of the view that there is no permanent diminution in the value of strategic investment in the acquired company। वो कह रहा है कि भाई ये तो जो थोड़ा मोटा गिर रहा है, क्योंकि मार्केट में तो ऊपर नीचे होता रहता है, ये कोई परमानेंट डिक्लाइन थोड़ा ना कि अब तो खत्म ही हो गई वैल्यू, वो तो मार्केट है, ऊपर नीचे चलता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। तो इसलिए हमने क्या कहते हैं उसको परमानेंट डिक्लाइन नहीं माना, कंसीडर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर नो नीड टू प्रोविजन फॉर डिमिनिशन द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी। ठीक बात है, अगर आपको नहीं लग रहा वो परमानेंट है तो आपको प्रोविजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वेदर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट कॉस्ट अंडर द हेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी डिमिनिशन इन द वैल्यू इज करेक्ट, यस वो करेक्ट है, आपको उसको कॉस्ट पे ही प्रोवाइड करना होता है। इफ एनी प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू टू बी मेड, वेदर सच प्रोविजन शुड बी चार्ज टू P&L अकाउंट or whether same can be considered a deferred expenditure and amortized over the period of 5 years, whether it is open for the company to charge of such diminution in the value in the books of account instead of creating provision। तो भाई साहब कुछ डेफरमेंट वेफरमेंट नहीं होती, इसमें आपको लिखना है सबसे पहले तो प्रोविजन कब बनता है, जब परमानेंट डिक्लाइन हो। बनता है तो कहां चार्ज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रोविजन माइनस कहां से होता है, इन्वेस्टमेंट में से माइनस होता है। नंबर 3, वो कोई डेफरमेंट वेफरमेंट उसका नहीं होता। क्या जो हमने प्रीमियम पे करा है फॉर द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने प्रीमियम दिया ना, आपने शेयर खरीदा है 1551 रुपए का और मार्केट वैल्यू थी उसकी 876, तो आपने एक्स्ट्रा मनी पे करी है, तो वो उसको प्रीमियम बोल रहा है। कह रहा है जो हमने प्रीमियम पे करा है क्या उसको हमें अलग से दिखाना है, नहीं आपको कुछ अलग से दिखाना है। मैंने आपके साथ ऐसी कोई चर्चा नहीं करी कि प्रीमियम को अलग से दिखाओ, सिंपल जितना पड़ा खरीदते वक्त जितनी कॉस्ट आई वो मेरी कॉस्ट है, वही मेरी कॉस्ट है फॉर करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगली बैलेंस शीट पे भी कॉस्ट पे रहेगा जब तक परमानेंट डिक्लाइन ना आए। करंट इन्वेस्टमेंट अगली बैलेंस शीट में करंट उसकी कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर में क्लासिफाई हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। इसके बाहर कुछ भी नहीं है AS 13 के अंदर। ठीक, तो ये एक आखिरी क्वेश्चन था आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी सवालों के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। आप ये वीडियो कभी भी देखो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी कॉन्सेप्ट लगता है कि ये स्किप हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें फ्रीली रीच आउट कर सकते हो। रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं है कि हमने आपको रिकॉर्डिंग थमा दी उसके बाद जय श्री राम आप खुद आप जानो आपका काम जाने, नहीं ऐसा नहीं है।
वी विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट का समाधान कराना, उसको रिजॉल्व कराना, आपको क्लैरिटी देना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभाएंगे। बशर्ते आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा कि साहब हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है। अब वो यूट्यूब से निभाएं, हम आपको अपनी प्लेटफॉर्म पे 1-on-1 सेशन दें, वो हमारी दिक्कत है, कॉल पे करें। हम जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आपके पीछे पड़े रहेंगे। तो गुड बाय, टाटा, टेक केयर। मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में। बाय बाय।